हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन, आपका दोस्त। वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई द्वारा दिया गया है। ठीक है, फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहला जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हाथ में सैम्पल पेपर है और आपके स्क्रीन में क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट का क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज। उसको हम क्या कहते हैं, तो समझते हैं इस चीज को पहले। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रिसीजन। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्रिसीजन, देन एक्यूरेसी, देन रेजोल्यूशन एंड डी सिस्टमिक एरर। तो चेक करते हैं कि भाई क्लोजनेस टू मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। एक चीज होता है, जैसे आप एक डार्ट गेम खेलते हैं तो हमारे पास कई चीजें होती हैं। डार्ट बॉक्स है, ये सपोज करो ये सेंटर वाला ट्रू वैल्यू है जहाँ पे हमें टारगेट करना है। हमने एक डार्ट फेंका, हमने क्या किया, डार्ट फेंका, तो डार्ट से क्या हुआ कि ट्रू वैल्यू के बिल्कुल नजदीक गया, तो इसको हम कहेंगे कि एक्यूरेट है। अब सवाल आता है कि प्रिसीजन क्या है? तो ट्रू वैल्यू से कहीं भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू हो सकता है कहीं भी। एक बार आपने फेंका, दूसरी बार भी आपने फेंका, तीसरी बार भी आपने फेंका, तो सारे सिमिलर जगह पे गए हैं, तो वो आपका प्रिसीजन है। ठीक है, वो आपका क्या है? प्रिसीजन है। एक्यूरेसी क्या होगा कि ट्रू वैल्यू जो उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है उसके क्लोज आप कितना हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्लोज। ठीक है, क्लोजनेस वही आपकी क्या कहलाती है? एक्यूरेसी। फिर आता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या है कि आप जैसे एक दो वैल्यूज हैं, इन दोनों में कितना इंस्ट्रूमेंट डिफर कर पाता है उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। और सिस्टमिक एरर तो आपको पता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास बी ऑप्शन, जो हम कहेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोस इज फिजिकली पॉसिबल। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एन ऑब्जेक्ट हैज कांस्टेंट नॉन जीरो वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट के पास एक कांस्टेंट नॉन जीरो वेलोसिटी हो जब वेरिंग एक्सेलरेशन हो। यानी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं कहा है, वेरिंग कहा है, चेंज हुआ है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हम जानते हैं कि ए क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज होगा। लेकिन एक चीज आता है कि एक हमारे पास सिचुएशन पॉसिबल है कि जब हम एक किसी बॉडी को अपवर्ड मोशन में थ्रो करते हैं, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। अगर वहां एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो हमें याद होगा कि वो एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या कह रखा है? वेरिंग एक्सेलरेशन। तो वेरिंग यानी वेरी कर रहा है एक्सेलरेशन, तब नॉन जीरो वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं कि एन ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्या होगा? कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा, बट वेलोसिटी इज जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो वही ऑप्शन दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो ये यू ऊपर गया, तो जी कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। एट द टॉप पॉइंट यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ये टर्न ले रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन जो जी है वो कांस्टेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सिनेरियो फिजिकली पॉसिबल है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। अब हम सी और डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन बट इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग। भाई अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब स्पीड की बात करें, स्पीड में कभी भी डिक्रीजमेंट नहीं आता है। स्पीड अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वो इंक्रीज ही करेगा। सेकंड क्या है? एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल। एक ऑब्जेक्ट जो है, डी ऑप्शन, सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसके पास क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम एमसीक्यूज तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम थोड़े बहुत अपने कंसेप्ट भी डेवलप कर रहे हैं कि अगर सिमिलर एमसीक्यूज या कोई दूसरे क्वेश्चन आए तो हमें ये कंसेप्ट पता हो, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो यूनिफॉर्म होता है वो स्पीड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म स्पीड होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होता। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? नहीं होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों नहीं होता है? आप सपोज खुद देखो कि यहाँ पे मान लो ये है 20 मीटर पर सेकेंड, और इस जगह यहाँ पे ये भी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मैग्नीट्यूड वाइज तो 20 है। ठीक है, ये इक्वल है, लेकिन इसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और इसके डायरेक्शन में चेंज कराने वाला कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो टुवर्ड द सेंटर एक्ट हो रहा है। तो
सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरी लगता है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर, लेकिन उसके डायरेक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो हमने यहाँ लगा दिया है, क्या है ऑप्शन, एन ऑब्जेक्ट has a constant non-zero acceleration, ठीक है, a constant non-zero acceleration, but its velocity is zero at an instant। किसी एक इंस्टेंट, किसी एक क्षण में, किसी एक पल में उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। एग्जाम्पल दे रखा है कि एट द टॉप हाइट, अगर हम किसी को चीज को ऊपर फेंकें तो एट द टॉप वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर होगा जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रखा है, आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं। इसमें कह रखा है कि अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए, कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ ए टू बी, कहाँ से जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है, और जो कि डिस्टेंस है 5 किलोमीटर अवे। ठीक है, और फिर रिटर्न हो जाता है, रिटर्न जर्नी, ठीक है, वापस पहुंच जाता है ए पे। ठीक है, ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस अगर इसका इतना है तो वापस में भी कितना होगा, इतना ही जर्नी होगा। ठीक है, और एंटायर ट्रिप का जो टाइम है, एंटायर ट्रिप टाइम, ठीक है, पूरे ट्रिप का जो टाइम है वो 1 आवर है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है एंटायर ट्रिप के लिए, फॉर द एंटायर ट्रिप। ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में हो सकता है कि हाफ ट्रिप का भी पूछ ले, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एंटायर ट्रिप में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें पूछ रखी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वी एवरेज, अगर हम स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मोर एक्यूरेटली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और 10 बाई टाइम कितना लगा एंटायर ट्रिप में, 1 आवर। ठीक है, इसको हमने एसआई में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ऊपर भी हमें किलोमीटर में दे रखा है, टाइम भी हमारे पास आवर में दे रखा है, तो साइन यूनिट कन्वर्जन का कोई फैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब जब वो एंटायर ट्रिप की बात कर रहा है और ये राउंड ट्रिप है, ए टू बी गया, वापस बी टू ए आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं रहा, तो 0/1 कितना आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन चेक करते हैं। एवरेज स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज वेलोसिटी है 0 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द एवरेज स्पीड is 10 kilometer per hour and average velocity is 0 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास, बी ऑप्शन है, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको कहा है कि द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस। ठीक है, इसमें आपको कहा है क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले एंगल्स के यूनिट को हम समझते हैं कि एंगल्स जो हमने स्टडी किए हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक आपका आता है प्लेन एंगल। कौन सा आता है, प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल क्या है, ये रेशियो है एक सर्कल का, इसमें जैसे इसका एक रेडियस r है और इसकी आर्क लेंथ l, और ये थीटा से डिनोट करते हैं हम। तो रेशियो है l बाई आर, इसका रेशियो है l बाई आर। तो आर्क लेंथ आप निकाल दो r थीटा करके, तो ये l बाई आर। l भी आपका लेंथ है मीटर, ये भी मीटर है, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। लेकिन हालांकि इसका यूनिट आता है
ठीक है, डायमेंशन नहीं आता तो यूनिट आता है, यूनिट को बोलते हैं हम रेडियन, ऐसा यूनिट रेडियन। तो ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके डायमेंशन तो ना हो लेकिन उसके यूनिट्स होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन है सॉलिड एंगल। इस पे क्वेश्चन है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक स्फेयर की बात करते हैं। एक स्फेयर को हम ड्रॉ करना जरा मुश्किल है, तो इस तरह से कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का स्फेयर बना हुआ है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से कुछ हमने एरिया ले लिया, ठीक है। तो इस सेंटर में इस एरिया सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया, तो इस एरिया को हम ये ले लेते हैं। तो इसके जो एंगल है सॉलिड एंगल डिफाइन होगा और ये हो जाएगा एरिया बाई जो इसका रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब ये रेडियस इंटू रेडियस मीटर स्क्वायर, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा, लेकिन इसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट स्टेडियन। तो हम याद रखेंगे कि ऐसा यूनिट तो स्टेडियन है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो नो डायमेंशन। तो हमें ऑप्शन में से ऐसी क्वांटिटीज तलाश करनी है, ढूंढनी है जिनके पास डायमेंशंस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला ए ऑप्शन दे रखा है आपके पास, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो ये दे रखा है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रेन हम कहते हैं कि किसी भी जैसे कि सपोज करो ये एक लेंथ का था एल, इसको मैंने इलोंगेट किया, फोर्स इस तरह से पुश किया, पुल किया और इसकी लेंथ इतनी हो गई। तो ये जो चेंज आया इसको हम बोलेंगे डेल एल। तो इसी के रेशियोज को हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन क्या हो गया, डेल एल बाई एल। तो ये तो हमारा ऊपर मीटर नीचे मीटर, ये भी डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, नो डायमेंशन। इसमें भी क्या आ गया, नो डायमेंशन। लेकिन ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की यूनिट पास्कल बोल सकते हो, क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई एक्टिंग ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स बाई एरिया यानी कि न्यूटन मीटर। तो इसका डायमेंशंस है, तो इसका डायमेंशंस है, तो हमें ऐसे ढूंढना है जो सिमिलर है सॉलिड एंगल के। सॉलिड एंगल में क्या, नो डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस है इसकी वजह से ये ऑप्शन आउट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आता है स्ट्रेस एंड एंगल। स्ट्रेस एंड एंगल में भी स्ट्रेस की वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, स्ट्रेन एंड एंगल। तो अभी हमने देखा कि स्ट्रेन की जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नो डायमेंशंस आया, तो स्ट्रेन ठीक है। और एंगल तो हमने पहले ही देख लिया इसमें कि एंगल यानी प्लेन एंगल, इसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होते। तो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। और बी आपका स्ट्रेन एंड रेडियस, तो रेडियस कैसा यूनिट मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन 5। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग स्टिल इन अ पार्क। एक पार्क में एक स्टूडेंट है, स्टैंड खड़ा हुआ है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो रेन क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरह से हम अपने रफ में अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं कि रेन नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। देन स्टूडेंट स्टार्ट सडनली रनिंग फॉरवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड। ये जो स्टूडेंट है वो आगे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। तो वी ऑफ स्टूडेंट रनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। टू स्टे एज ड्राई एज पॉसिबल, इसे भीगना नहीं है, ड्राई रहना है। हाउ मस्ट द स्टूडेंट होल्ड देयर अम्ब्रेला। तो अपने जो अम्ब्रेला है वो किस डायरेक्शन में वो होल्ड करे कि वो भीगने से बच जाए, वो ड्राई रहे, ठीक है। तो बी, ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटिव वेलोसिटी से क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि जो रेन है, जब स्टूडेंट फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था तो रेन किस एंगल से उसके रिलेटिव रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं वी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट। ये आ जाएगा हमारे पास बी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट। तो जब ये आ गया तो हमें एक चीज पता है कि सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एडिशन इन अ वेक्टर, बस इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट करने का मतलब क्या है, ये एक टाइप का हमारे पास एडिशन ही है, ये एक टाइप का एडिशन है जिसको हमने बस अपोजिट डायरेक्शन से कर दिया। यानी कि ये जो डायग्राम है ये कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये डायरेक्शन अपोजिट कर दिया वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किसका देगा, वी आर एस का देगा। वो किसका देगा, वी आर एस का देगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे जा रहा था तो वेलोसिटी किस तरह से उसे महसूस होगी कि फॉरवर्ड की तरफ इस एंगल से आ रहा है। तो स्टूडेंट जो आगे जा रहा है तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हम जाएंगे, सबसे पहला वर्टिकली जस्ट एज व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल, ठीक ऑप्शन है। वर्टिकली, वर्टिकली रहेगा, होल्ड छाता करेगा। जस्ट व्हेन दे आर स्टैंडिंग स्टिल, जब वो सिर्फ खड़ा था, अब वो फॉरवर्ड जा रहा है तो उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है।
सेकंड है टिल्टेड फॉरवर्ड। हाँ भाई, जब रेन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन से आ रहा है तो टिल्ट कुछ आप एंगल को फॉरवर्ड की तरफ रखोगे ताकि जो वेलोसिटी ऑफ रेन आ रहा है वो आप उससे बच सको। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, टिल्टेड फॉरवर्ड, टिल्टेड फॉरवर्ड, ठीक है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन व्हेन दे आर रनिंग, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, ठीक है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक गन से बुलेट फायर किया गया है एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। सपोज करो एक हॉरिजॉन्टल है हमारे पास, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक वेलोसिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्या है, गन, गन से बुलेट निकला है जो कि 30 डिग्री से फायर किया गया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 280 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल से 280 दे रखा था, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा है कि हाउ द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट, यानी कितना मैक्सिमम हाइट, ये एच मैक्स कितना अटेंड हुआ है। इसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो एच मैक्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास, एच मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम हाइट का, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। सिमिलरली दूसरे फॉर्मूले भी देख लेते हैं ताकि हम कभी क्वेश्चन आए तो उससे हम कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। रेंज का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इसमें से कौन सा पूछा गया है हमारे पास, सिर्फ मैक्सिमम हाइट का, तो इसका आंसर देंगे। और इसमें दे भी रखा है कि जी की वैल्यू आपको 9.8 लेनी है, तो 10 लेके हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अच्छा, आप फॉर्मूले में देख रहे हो कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, तो इस तरह से भी आप अपने माइंड में इस चीज़ को रख सकते हो कि हर जगह 2 कहाँ पे आएगा उसको हम देखेंगे। यू इसका कितना रखा है 280, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 280 और साइन 30 दे रखा है 0.5 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जी, जी की वैल्यू 9.8, ठीक है। 280 1/2 ये कितना हो गया 140 का स्क्वायर डिवाइड बाई डबल करेंगे तो 19.6, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, एक जीरो डबल हो गया 196, तो 1 पॉइंट एक से इधर चला गया 19 मतलब 19, तो ये हो गया 100, 100 इंटू 10 कितना हो गया आपका, सिंपली आपका 100,000 मीटर, कितना हो गया 1000 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है, सी ऑप्शन 1000 मीटर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है सैलेड स्पिनर यूज्ड टू ड्राई वॉश्ड लेट्यूस, तो लेट्यूस है उसके कुछ सब्जियां वगैरह जो पालक पत्ते जो भी है उस बास्केट में रखा, ठीक है, और बास्केट में कई छोटे छोटे क्या हैं होल्स हैं, कई छोटे छोटे होल्स हैं और अंदर ये आपके लेट्यूस वगैरह हैं, ठीक है। इसको रोटेट किया तो क्या पाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो लेट्यूस से निकल जाते हैं और होल्स के थ्रू बास्केट से निकल जाते हैं। तो इस फिनोमेना को फिजिकली प्रिंसिपल के बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग सेंट्रिफ्यूगल फोर्स पुश्ड आउटवर्ड वाटर टू द आउटवर्ड। तो एक ऑप्शन ये हो सकता था, लेकिन हमें पता है कि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है कोई रियल फोर्स नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सेकंड में चलते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम स्ट्रॉन्गर एट द हायर स्पीड, ऐसा भी कोई चीज नहीं है। सी ऑप्शन है हमारे पास द बास्केट बॉल प्रोवाइड एन इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि कोई भी चीज जब ये रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के लिए भी सेंट्रीपिटल हो गया, सेंट्रीफ्यूगल हो गया, इनके लिए कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे दे रखा है कि जो बास्केट का जो बॉल है ये इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए है। तो अब जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो लेट्यूस भी साथ में घूम रहा है, साथ में उसके वाटर ड्रॉपलेट्स भी मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स इन होल्स के पास जाता है तो उनका कांटेक्ट ड्यू टू स्मॉल मास, उनका कांटेक्ट क्या हो जाता है वाटर बास्केट के वॉल से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद हो जाएगा और ये वापस अपनी ऐसी ही जो उसका डायरेक्शन था टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियली मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा हमारे पास, क्या दे रखा है the basketball provides an inward centripetal force to letues when the horizontal force 50 न्यूटन is applied to a block। ब्लॉक की डायग्राम दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक ये ब्लॉक है जिसका है 3 kg और ये एक ब्लॉक है जिसको हमने दे रखा है 2 kg, ठीक है। इधर से क्या लग रहा है 50 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, 50 न्यूटन लग रहा है। अगर हम इसकी अलग अलग एफबीडी बनाएं, सोचो इस चीज को बस एनालाइज करो कि इसकी अलग अलग एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा
तो ये 3 kg होगा और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, या हाँ पुलिंग डायरेक्शन में दिखा देते हैं, इधर लग रहा है। बदले में जब ये इससे कांटेक्ट में आएगा तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोल सकते हैं, अगर ये हमारे पास ए है ये बी है तो मैं इसको बोल सकता हूँ एन ऑन ए ड्यू टू बी। अब जितना ये फोर्स बी पे लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, तो इसमें कौन सा फोर्स लग जाएगा, इधर एन ऑन बी ड्यू टू ए, क्योंकि ये बी है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका ये है कि आप इक्वेशंस लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर आप चीज़ें आंसर लेके आओ। तो एमसीक्यूज के बेसिस पे ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? तो इस पूरे सिस्टम को एक मास मान के आप काम कर लो। तो एक मास मान के जब आप काम करोगे तो आप इसको क्या एज्यूम करोगे कि ये एक बॉडी है 5 kg, जिसमें कितना लग रहा है 50 न्यूटन मास या फोर्स एक्ट हो रहा है। तो एफ इसके क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो एफ का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का एम इंटू ए। तो ए जो नेट आएगा वो क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। एफ कितना है हमारे पास 50 न्यूटन और डिवाइड बाई मास कितना आ गया, टोटल मास नेट मास 5, तो ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये इतना ही है उसके रिस्पॉन्सिबल कराने के लिए, यानी कि उतना उसको एक्ट होगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड बॉडी m2 यानी कि मास ऑफ b और a, क्योंकि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है, एक साथ कनेक्टेड है, तो वो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ b कितना हो गया 2 kg और a कितना निकाला हमने 10, तो ये हो गया हमारे पास 20 न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 20 न्यूटन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी इनिशियली किसमें, रेस्ट में। इट अंडरगो वन डायमेंशनल मोशन, एक डायमेंशनल मोशन में जाता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ए क्या है, कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, जो पावर है वो कितना डिलीवर, पावर का फॉर्मूला पता है कि अच्छा यू कितना है, यू 0 है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू वर्क एफ इंटू एस बाई टाइम, और हमें एफ का फॉर्मूला पता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो इसको तो अब ये रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें यू गिवन है 0, तो ये खत्म कर दो, तो 1/2 ए कांस्टेंट है टी स्क्वायर, तो यानी कि इसी को हमें लिया जाएगा क्योंकि ए कांस्टेंट है, जिसके टर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू पावर, फोर्स का फॉर्मूला रखा हमने एम इंटू ए, और एस का हमने रखा 1/2 ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी है टाइम, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम ए स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, 1/2 टी। तो इसमें m कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो पावर डायरेक्टली डिपेंड किस में कर रहा है, t पे। तो पावर का जो डायरेक्टली डिपेंडेंसी आ गया t की पावर 1, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, t की पावर 1 पे पावर डिलीवर्ड डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज v। तो v एस्केप दे रखा है फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस, तो v एस्केप ऑफ अर्थ सरफेस, ये हमें v दे रखा है, ठीक है। अनदर प्लैनेट जिसका हमें निकालना है, और गिवन हमारे पास क्या क्या है, क्या चीजें हैं, जो रेडियस है दूसरे प्लैनेट का v ऑफ अनदर प्लैनेट, ये हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ v, ठीक है। और गिवन हमारे पास क्या है, जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो 4re है, ठीक है, और जो मास डेंसिटी है, डेंसिटी दोनों प्लैनेट का, अर्थ का और इसका सेम है। तो इसमें कंपेयर करने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी किसमें चाहिए, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। हमें पता है कि जो एस्केप स्पीड है वो अंडर रूट 2g/m/r ये होता है। तो अब इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रेडियस तो हमें गिवन है, लेकिन मास अलग हो सकते हैं, अगर रेडियस चेंज होगा तो डेंसिटी के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, बस इसको इस मास की जगह आपको पुट करना है। तो जो v एस्केप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2g/m, मास की जगह कितना आ जाएगा 4/3 r का पाई r का क्यूब और डिवाइड में r, तो एक r से एक r, एक खत्म हो गया, बचा 2, अब स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास r अंडर रूट 8 पाई, रो भी यहाँ पे है, 8 पाई रो g/3,
तो इस फॉर्म से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको याद है ये एक्सप्रेशन तो आप सिमिलरली चीज़ें निकाल सकते हो, अगर याद नहीं है तो हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि जब भी आप भूल जाओ तो बेसिक से आप मास को चेंज करो डेंसिटी के टर्म में, और डेंसिटी टर्म में आपको मिल जाएगा वी एस्केप का एक्सप्रेशन। तो इसमें आप चेक कर लेते हैं। तो वी एस्केप में एक हमारे पास वी प्लैनेट है, ठीक है, डिवाइड बाय वी ऑफ अर्थ है। तो वी प्लैनेट को हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स आ रही है तो 4r, ठीक है, अंडर रूट में 8 पाई रो जी बाई 3, जो कि ये कैंसिल ही हो जाएगा और यहाँ आर आ जाएगा, तो यहाँ भी अंडर रूट में सेम चीज आएगा, सेम चीज से सेम चीज कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ आर कितना आ जाएगा 4, आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। वीपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स वी, तो इसको हमने वी को वी माना था, तो वीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 वी। वी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी एस्केप ऑफ अनदर प्लैनेट इज 4 वी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया, डी, 4 वी। ये हमारे पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन नंबर 12। सॉल्यूशन नंबर 12 में क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि हमें दे रखा है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और कहाँ तक लॉन्च करना है, इन एन एल्टीट्यूड ऑफ ऑर्बिट 2r। यानी कि ये एक अर्थ सरफेस है, यहाँ से मुझे ऊपर भेजना है, और ये डिस्टेंस कितना है 2r, कितना है 2r, कि ये एक ऑर्बिट में अपना आ जाए, इस तरह से ये आ जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर, ये रेडियस ऑफ अर्थ रह गई। तो यहाँ से हमें लॉन्चिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी वाला इसकी एनर्जी से हम उसे लॉन्च करें कि वो हमारे पास इस ऑर्बिट में पहुंच के सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व कर ले, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। हमें पता है पहले सैटेलाइट कहाँ था, एट अर्थ सरफेस में, तो एट अर्थ सरफेस में लॉन्च कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी लॉन्चिंग ये आप रखोगे प्लस, ठीक है, जो कि 1/2 अगर वेलोसिटी निकालना है तो 1/2 m v ऑफ लॉन्चिंग स्क्वायर, और प्लस माइनस ऑफ g mm by r, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम एट द अर्थ सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जब ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ जाएगा तो फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, माइनस g mm by r प्लस 2r, कितना हो गया 3r, ठीक है, r प्लस 2r कितना हो गया 3r। अब काइनेटिक एनर्जी एट दी हाइट, तो हाफ m v नॉट का स्क्वायर, v नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो वो ये है कि जी एम बाई आर, ठीक है। ये कहाँ का है, एट द अर्थ सरफेस, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, और द एल्टीट्यूड हाइट है तो यही आर चेंज हो जाएगा आर प्लस 2r पे, आर प्लस 2r पे, कहाँ चेंज होगा, आर प्लस 2r पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है एट द लॉन्चिंग, ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास माइनस जी एम एम बाई 3r, और यहाँ हम क्लियरली देखें तो 1/2 जी एम एम बाई 3r विच इज एक्चुअली 6r, ठीक है, ये कितना हो गया 6r। तो काइनेटिक एनर्जी लॉन्चिंग हम देखें तो ध्यान से देखें तो इधर कितना सॉल्व हो गया, ये हाफ है, ये अगर इसको एक मान ले, इसको हाफ मान ले, तो माइनस करेंगे कितना 1/6 जी एम एम बाई आर, साइन किसका बड़ा आएगा, इसका, बड़ी क्वांटिटी है तो इसका बड़ा, ठीक है। ये उधर चला गया, प्लस में आ जाएगा, प्लस जी एम एम बाई आर। तो कैलकुलेशन में कितना आ गया हमारे पास, आप स्पीड अप भी कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 1/6 माइनस का प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 मान लो, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर कर लेते हैं हम 6 आ जाएगा 6, और ये इधर आ गया -1 प्लस 6 कितना आ गया +5, तो आंसर क्या आ गया हमारा +5/6, +5/6 कितना आ गया जी एम एम बाई आर, ठीक है, जी एम एम बाई आर। ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, जी एम एम बाई आर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका दे रखा है 5/6 जी एम एम बाई आर। तो ये हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, एक ब्रेक्स अप्लाई किया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉपिंग, यानी कि कोई एक जगह पे एक गाड़ी चल रही थी, ठीक है, ये व्हीकल है, ठीक है, व्हीकल है, ये जा रहा था v वेलोसिटी से, ठीक है, ये जा रहा था v वेलोसिटी से, या इनिशियल इस वेलोसिटी से गिवन है आपके पास v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा था, ठीक है। इसके पास ब्रेक लगाया, ठीक है, एक्सेलरेशन लगाया जो ब्रेकिंग का काम आया, और आगे चल के ये गाड़ी यहाँ पे रुक गई, यानी कि v रुक गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस,
ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये हमें निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस एस। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। देखते हैं सॉल्यूशन 17। ठीक है, सबसे पहली चीज गिवन लिखेंगे हम। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है हमारे पास, वी नॉट गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, यू नॉट, वी नॉट गिवन है, कितनी गिवन है, वी नॉट। ठीक है, एक्सेलरेशन जो गिवन है हमारे पास, ठीक है, और एक्सेलरेशन कौन सी है, ब्रेक वाली है, कौन सी है, ब्रेक वाली। तो ब्रेक वाली है तो मोशन को अपोज कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस ए गिवन है, कितनी गिवन है, माइनस ए। ठीक है, यानी कि डी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, मेंशन भी है इसमें, जिसकी वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करो, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ठीक है, v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस टू ए एस। ठीक है, अच्छा, जब ये स्टॉप हो जाएगा तो जो v है एट स्टॉप, एट स्टॉप, जब ये स्टॉपिक कंडीशन आएगा तो जो v है यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो हो जाएगी। तो बस पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना है हमारे पास, वी नॉट दे रखा है, वी नॉट का स्क्वायर माइनस टू ए एस। तो वी नॉट इधर आ गया, या टू ए एस इधर ले आओ, तो टू ए एस इधर आ गया, ये हो गया वी नॉट का स्क्वायर। तो एस जो आ गया हमारे पास वी नॉट का स्क्वायर बाई टू ए, वी नॉट का स्क्वायर बाई टू ए। तो यही हमारा आंसर हुआ, स्टॉपिंग डिस्टेंस, दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड टू ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, बैट्समैन हिट अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ बॉलर, यानी कि एक बॉलर ने बॉल डाला बैट्समैन की तरफ और वो गया v वेलोसिटी से, इसको रखा इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और बैट्समैन ने उसे हिट बैक किया और विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड वो बॉलर की तरफ गया, और मास ऑफ द बॉल गिवन है, इसमें हमें निकालना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक पिच है, इधर लेते हैं, ये एक पिच है, इधर से बॉलिंग आया, ठीक है, और बैट्समैन ने बी यू वेलोसिटी से आया और बैट्समैन ने इसे स्टक किया और ये बी वेलोसिटी से आगे चला गया, और इसकी इनिशियल स्पीड में कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। तो गिवन ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है, या जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो बैट्समैन टू द बॉलर अज्यूम किया है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बैट्समैन टू द बॉलर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, बॉलर टू द बैट्समैन हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो गिवन हमारे पास है यू, यू यानी कि इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड मतलब बॉलर से बैट्समैन की तरफ आया, हमने बैट्समैन से बॉलर की डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया है, तो बॉलर से बैट्समैन आया तो वो नेगेटिव भी हो जाएगा। तो v जो हो जाएगा हमारा, यानी कि फाइनल स्पीड जो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड नहीं वेलोसिटी, तो चेंज मैग्नीट्यूड तो ठीक है, लेकिन उसके डायरेक्शन में तो चेंजेस आएगा ही आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ द बॉल गिवन है, मास ऑफ बॉल गिवन है m, ये कितना गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब एसआई में आप कन्वर्ट करोगे तो 20 ग्राम 20/1000, तो 20/1000 आप जब इसको करोगे तो 0.02 kg। ठीक है, 0.02 kg, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा मास के कन्वर्जन का। ठीक है, अब हम इम्पल्स निकालते हैं, तो इम्पल्स जो एक्चुअल में इसका जो इम्पल्स होता है वो होता क्या है, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एफ लार्ज फोर्स इनटू शॉर्ट इंटरवल dt। लेकिन हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू dp/dt भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि dp इज इक्वल टू यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f डॉट dt, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर शॉर्ट इंटरवल टाइम है तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि इम्पल्स जो हो जाएगा हमारे पास वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, इम्पल्स जो हो जाएगा वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे वही चीज यूज करेंगे कि इम्पल्स जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है,
चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम एम वी, फाइनल मोमेंटम, ठीक है, एम वी माइनस एम यू। अब एम वी, एम कॉमन ले लो, 0.02 kg, ये कॉमन आ गया। बी, बी वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ये दे रखा है, कितना दे रखा है 20, तो 20 हो गया, माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 0.2 इंटू 20 प्लस 20, ये कितना हो गया 0.2 इंटू 40, तो इसके नीचे हटाओ तो ये 2 जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 2 4 8, 0.8 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इम्पल्स की जो एसआई यूनिट होती है वो कितनी होती है 0.2 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, शो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऑन द बॉडी, यानी कि सिंपली ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करने को आया है फॉर द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द वेरिएबल फोर्स, तो हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स जो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स वगैरह हो जाएंगे, तो वेरिएबल फोर्स, तो हमारे पास पता है कि V इज इक्वल टू सॉरी ठीक है, हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यानी कि अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एफ डॉट डी एक्स, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका इधर W, इधर हो जाएगा एफ, एफ अगर कांस्टेंट होता तो बाहर आ जाता, अब कांस्टेंट नहीं है तो डिपेंडेंट करेगा, डिपेंडेंट करने का मतलब क्या है कि हम इसमें लिख सकते हैं एम ए डॉट डी एक्स। अब ए को भी डिपेंडेंट दिखाएंगे, किसके साथ डिपेंडेंट दिखाएंगे, ए डिपेंड विद द पोजीशन, तो W इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एम, ए के बदले में लिख सकता हूँ, हमें पता है कि ए के इक्वेशंस दो होते हैं, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी टाइम डिपेंडेंट के लिए, अब यहाँ पोजीशन के साथ इंटीग्रेट करना है हमें, तो पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी डी टी, यहाँ मैं डी एक्स कर दूँ, यहाँ भी डी एक्स कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, v हो गया, तो ए यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे v डी वी डी एक्स डी एक्स, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वह कितना आ गया, m कांस्टेंट ले लो, तो सिंपली v dv का इंटीग्रेशन, तो v dv का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं जीरो रखूँ, v रखूँ, u रखूँ और यहाँ v रखूँ, तो v का v स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, ठीक है, v माइनस u, तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ, यानी कि 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, क्या यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, तो वर्क डन जो हमारे पास आ गया सिंपली वो क्या आ गया, डेल्टा के ई, तो ये हमारे पास फोर वेरिएबल फोर्स के लिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ये रहा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके तीनों वर्टिसेस पे कुछ मासेस रखे हुए हैं, आप एक ओरिजिन फिक्स कर लो पहले कि एक्सिस हमने डाल दिया कि ये एक्सिस है, ये m1 मास हो जाएगा, ये m2 मास हो जाएगा, ये m3 मास हो जाएगा, और मासेस गिवन है हमारे पास, ये है 100 ग्राम, एक को आप मान लो ये है 150 ग्राम, और इसको आप मान लो कि ये 200 ग्राम, m1 m2 m3 ये हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्सिस रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम मेंशन करते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स है ये हो जाएगा 0,0, इसका कोऑर्डिनेट लेंथ दे रखा है हमारे पास कितना 0.5, तो इससे कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.5, 0, बचा ये, तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसकी x से दूरी कितनी है 0.25 का आधा। अब y से यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है इसको निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं tan थीटा, tan 60, ये कितना डिग्री है 60 जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो tan 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस जब ये हो गया तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है कि y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा b tan 60, और बेस कितना है हमारे पास 0.25 इतना, यहाँ से यहाँ तक का ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल कुछ नाम आप देना चाहो दे सकते हो, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 0.25, 0.25 √3,
3, कितना कोऑर्डिनेट आ गया 0.25, 0.25 रूट 3। अब इसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 है, XCOM निकाल लेते हैं। तो XCOM का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि आप M1 X1 करो प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड में टोटल मासेस यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो XCOM जो हमारे पास आ गया, M1 हमने इसको दिया है 100 ग्राम को, तो 100 ग्राम M1 हो गया, और X1 ओरिजिन ही वो रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मास 150 ग्राम, 150 ग्राम का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 0.5, तो 0.5, ठीक है, एक्स एक्सिस, प्लस थर्ड वाला 200 ग्राम, तो 200 इंटू 0.25 डिवाइड में तीनों मासेस का सम, तो 100 प्लस 100, 100 प्लस 150 प्लस 200, ये हो गया आपके पास 450। तो XCOM इज इक्वल टू ये 0 हो गया, इसका आधा तो ये हो गया 75, और ये 1/4 तो ये हो गया 50, 100 का आधा 0.5 होता तो 200 का आधा 100, तो उसका भी आधा 50, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 450, कितना आ गया 450। तो इसको करते हैं कैलकुलेट, 100 प्लस 50 ये हो गया हमारे पास 125, 125, 50 50 कितना हो गया 100, और 100 प्लस 75 125, तो ये हो गया इतनी। जब इसे आप कट करोगे ये आ जाएगा 5/18, क्या आ जाएगा 5/18। सिमिलरली YCOM निकालोगे तो YCOM का फॉर्मूला आप वही लिखोगे M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3, ठीक है, M3Y3 डिवाइडेड में M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड में M1 प्लस M2 प्लस M3। अब इसको जब हम रेफरेंस पॉइंट से चूज करेंगे तो ये 100 ग्राम, इसमें 0 प्लस 0 क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस ओरिजिन में है तो ये भी 0 है। दूसरा मास 150 ग्राम, तो 150 ग्राम, और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है इसका 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लेंगे, 0 प्लस थर्ड मास 200 ग्राम, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये रखा है हमने 0.25 रूट 3, 0.25 रूट 3, तो ये आ गया 0.25 रूट 3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी कि 100 प्लस यानी कि टोटल मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया था 450। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ये 0 बचा ये, तो बचा ये, तो ये कितना आ गया 100 आधा 100, 100 का आधा 50, तो 50 रूट 3 बाई 450, 10 से कैंसिल, 5 रूट 3 बाई 9, जब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 रूट 3, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आया, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक तो आपका हो गया कौन सा y कोऑर्डिनेट 1/3 रूट 3, दूसरा जो आपका x कोऑर्डिनेट है कहाँ है, वेयर इज x कोऑर्डिनेट 5/18, तो कोऑर्डिनेट ऑफ COM, कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM ये हमारे पास हो गया 5/18, 1/3 रूट 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कि सिंपल ये रोटेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। और अगर ध्यान से हम रोटेशन को स्टडी करें तो वो एनालॉगस है ट्रांसलेशन की, यानी कि आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है, पहले इस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं। तो प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एल इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एल है। तो क्या प्रूफ करना है कि डी एल बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टॉक टाउ, टॉक इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉक को, टॉक ये हमारे पास है। अगर आप ध्यान से इसका एनालॉगस देखेंगे जो ट्रांसलेशनल मोशन से था, वो ये था कि dp यानी कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स आता था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ज़्यादा कुछ नहीं, बस ट्रांसलेशन का क्या है एनालॉग चल रहा है। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम था, वहाँ लीनियर मोमेंटम है, वहाँ फोर्स आ रहा था, यहाँ टॉर्क आ रहा है। तो जो इक्वेशंस यहाँ आप जानते हो, जैसे कि आप फोर्स का इक्वेशन आप जानते हो ma, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे F के बदले टॉर्क हो जाएगा, M के बदले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और A के बदले अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आप मोमेंटम का फॉर्मूला जानते थे mv, अब यहाँ एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करोगे, वो क्या हो जाएगा I ओमेगा।
तो यहाँ पे मास का एनालॉग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एक्सेलरेशन का एनालॉग एंगुलर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का एनालॉग एंगुलर वेलोसिटी है। इन सब बातों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और हमारे लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम या लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम mv है और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा है, तो आप एंगुलर मोमेंटम भी अज्यूम कर लो। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गया ओमेगा। ठीक है, तो नाउ जो आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम L, ये हो गया हमारे पास आई ओमेगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया हमारे पास dl/dt, जो कि यहाँ पे आया d आई ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू dt। अब आई को यहाँ पे हम मोमेंटम इनर्शिया एज अ कांस्टेंट एज्यूम लेके चल लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ गया dl/dt और इधर आ गया हमारे पास आई कांस्टेंट d ओमेगा/dt। अब यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर यहाँ हम देखें कि वेलोसिटी, तो dv/dt क्या होता था, एक्सेलरेशन होगा। यहाँ d ओमेगा/dt क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो कि हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो dl/dt इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर फोर्स m इंटू ए था तो टॉर्क उसका एनालॉग है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा है। तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास आ गया dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, इसी को हमें प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया बहुत आसानी से।